दोस्तों को दूर करना अकबर बीरबल कहानी। एक बार बीरबल कहीं बाहर गए हुए थे। तब अकबर ने दरबारियों के सामने एक समस्या रखी कि वे आजकल अपने पुत्र सलीम और उसके एक मित्र यूसुफ की दोस्ती के कारण परेशान हैं क्योंकि सलीम गलत संगत में पड़ रहे हैं। दरबारियों ने कई सलाह दी, जैसे यूसुफ को दूर भेज दें, युवराज सलीम को बताएं कि वे यूसुफ के बारे में क्या सोचते हैं आदि। सभी को अकबर ने अस्वीकार कर दिया। जब बीरबल लौटे तो अकबर ने वही समस्या उसके सामने रखी। बीरबल, मुझे केवल 2 दिन का वक्त दीजिए जहांपना। अगले दिन बीरबल यूसुफ के पास गए और यह देखते हुए कि युवराज सलीम उन्हें देख रहे हैं, यूसुफ के कान में कहा, यूसुफ, हर आम में एक बीज होता है। और फिर बीरबल जोर से बोले, यह बात किसी को मत बताना, और चले गए। तभी सलीम यूसुफ के पास आए और बोले, बीरबल, तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? कुछ नहीं, यूसुफ बोला। हाँ, उसने कुछ कहा, मैंने देखा। कुछ बकवास, मैं नहीं समझ पाया। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं कभी तुमसे बात नहीं करूंगा। अगर तुम जबरदस्ती करते हो तो मैं बताता हूँ। वह बोला, हर आम में एक बीज होता है। मैं विश्वास नहीं करता और आज से तुम मेरे मित्र नहीं हो। अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते तो मैं भी तुम्हें अपना मित्र नहीं मानता। दोनों दोस्त चले गए और फिर एक दूसरे से कभी बात नहीं की। शिक्षा, लोगों को सच पर विश्वास दिलाना मुश्किल है, जबकि दोस्तों के बीच शक का बीज बोना आसान है। पति मिलन से पूर्व के आंसू। अकबर अपने महल के प्राचीर पर भोजन करने के उपरांत घूम रहे थे। वर्षा ऋतु का मौसम था। जगह जगह दादुर और पपीहे की आवाज गूंज रही थी। झिंगुर शहनाई बजा रहे थे। जुगनू दर्शक बनकर उसका आनंद ले रहे थे। दृश्य बड़ा ही मनमोहक था। वातावरण में दिव्य सुगंध महसूस हो रही थी। महल के किनारे से ही यमुना जी की प्रबल धारा बह रही थी। उसका शोर आज पहले से ज्यादा था। आज इस कलकल की ध्वनि महल में स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। अकबर को एकाएक महसूस हुआ जैसे नदी रो रही हो। अकबर ने तत्काल बीरबल से पूछा, क्या जो मैं सुन रहा हूँ वह तुम्हें सुनाई दे रहा है? मुझे लगता है नदी के रोने की आवाज है। बीरबल अपने जहांपना की बात को कैसे डाल सकता था? ऐसा दुस्साहस करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। बीरबल ने जहांपनाह के हाँ में हाँ मिलाया और कहा, हाँ जहांपनाह, मैं भी नदी के रोने की आवाज सुन रहा हूँ। यह अपने पिता हिमालय के घर से, अपने पति समुद्र से मिलने जा रही है। सुखद अनुभूति के कारण नदी रास्ते में रोते जा रही है। अकबर पहले की भांति शब्दहीन हो गया। बीरबल के दिए हुए इस जवाब की गहराई में खो गया। बेगमों के नखरे क्यों? अकबर प्रत्येक दिन की भांति आज भी शिकार पर गए हुए थे। लौटते समय संध्या हो गई थी। वह एक गांव से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने एक भील जाति की औरतों को देखा जो स्वयं से पुत्र को जन्म दे रही थी। उसकी सहायता के लिए वहां और कोई अन्य उपस्थित नहीं था। अकबर कुछ देर के लिए वहीं रुक गया। शायद औरत को आवश्यकता पड़े, यह सोचकर। कुछ देर बाद औरत ने अपने बच्चे को जन्म दिया और टोकरी में रखकर वहां से चल पड़ी। उस औरत को पुत्र जन्म के लिए और की आवश्यकता नहीं पड़ी। महल में शहजादों के जन्म के समय अनेकों दासियां बेगमों के साथ रहती है। बेगमें इतना रोती चिल्लाती है जिससे पूरा महल अशांत हो जाता है। आखिर यह भील जाति वाली भी एक महिला है और महल में रहने वाली बेगमें भी महिला है, तो फिर बेगमों का ऐसा नखरा क्यों? राजा ने सोचा, बेगमें जानबूझकर यह सब करती हैं ताकि हम उनकी पीड़ा से परेशान हो। रास्ते भर सोचते सोचते अकबर महल में आ गए। उन्होंने आज किसी से बात नहीं की। बेगमों ने अकबर के इस व्यवहार पर चिंता जाहिर की। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वह हमारे किस गलती की सजा दे रहे हैं। धीरे धीरे अकबर ने अपनी बेगमों से बातचीत भी बंद कर दी। बेगमें यह जानती थी, इस समस्या का हल केवल बीरबल ही कर सकता है।
तत्काल बीरबल की शरण में उपस्थित हुई। बीरबल ने बेगमों को आश्वासन दिया, आप कुछ दिन अपने बाग के रखवालों को बाग की सिंचाई करने से मना कर दे। ऐसा ही हुआ। बेगम ने बाग की सिंचाई करने वाले कर्मचारियों को छुट्टी कर दी। बाग में कुछ दिनों तक पानी नहीं मिला। हालत यह हुआ, बाग सूखने की कगार पर आ गया। यह देखकर अकबर का क्रोध और बढ़ गया। अपनी बेगमों को बुलाकर कारण जानना चाहा। बेगम ने कहा, मेरे ही कहने पर कर्मचारियों ने बाग में पानी नहीं डाला, जिसके कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। जंगल में पेड़ पौधों को पानी देने की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं ही हरे भरे रहते हैं। फिर हमारे बाग में पानी देने और ढेरों कर्मचारियों के रहने से क्या लाभ। अकबर को अपने व्यर्थ के क्रोध का जवाब मिल गया था। समय और स्थिति के अनुसार सब कुछ होता है। दिमाग की परेशानी। अकबर कुछ समय से परेशान थे और कोई बादशाह की इस दशा का कारण नहीं जान पा रहा था, जो हमेशा उत्साह व जोश से भरे रहते थे। उनके राज्य में खुशहाली थी और वह शत्रुओं से भी सुरक्षित था। सभी रंग भेद जाति के व्यक्ति उन्हें चाहते थे। तब भी उनके दिमाग में कुछ तो था जो उन्हें परेशान कर रहा था। अंत में उनकी परेशानी का कारण पता चल गया। वह था उनका प्रतिदिन का भोजन। वह स्वयं ही भोजन की सूची बनाते थे। न तो रसोइये और न ही खानसामा को आरोपित किया जा सकता था। बादशाह का गोश्त और सभी प्रकार के खानों से मन खट्टा हो गया था और इस खास संतुष्टि की कमी उन्हें परेशान कर रही थी। अकबर ने बीरबल को बुलवाया और खाने की सूची बदलने को कहा। बीरबल ने रसोइये से पूछताछ कर पता लगाया कि काफी समय से बैंगन नहीं बनाए गए हैं। उन्होंने रसोइये को बैंगन लाकर वह प्रयोग करने को कहा। रसोइये ने बैंगन की चटनी, सलाद, सूप और अन्य लजीज व्यंजन बनाकर पेश किए। अकबर ने हर व्यंजन को स्वाद लेकर खाया और बीरबल की खूब प्रशंसा की। अब तो बैंगन का नाश्ता, बैंगन का भोजन बनने लगा, पर कुछ दिन बाद बादशाह फिर उकता गए। अब फिर उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल कुछ और बनवाते, पर उन्होंने सोचा बादशाह कुछ समय बाद फिर उकता जाएंगे। तब वह अकबर के पास गए और बोले, जहांपनाह, कमी भोजन सूची में नहीं है। यह आपके दिमाग में है, जिसकी पसंद नापसंद बदलती रहती है। आप सूची में प्रतिदिन बदलाव लाइए और हर चीज को स्वाद से खाइए। एक बार आपका दिमाग प्रशिक्षित हो जाएगा तो आपको दोबारा ऐसी परेशानी नहीं होगी। शिक्षा हम सब पर विजय पा सकते हैं, पर अपने वहम पर विजय पाना मुश्किल है, लेकिन उसी से ताकत, शांति और आनंद भी मिल सकता है। अपने दिमाग को संतुलित कर हम जीवन के विभिन्न आयामों में संतुलन कर सकते हैं। बीरबल बने मेहमान। एक दिन बीरबल किसी दूसरे शहर में अपने रिश्तेदारों से मिलने पहुंचे। बीरबल को आता देखकर पति पत्नी ने लड़ाई का नाटक करने का फैसला किया। आदमी ने एक लकड़ी हाथ में ली और लड़ाई का नाटक शुरू कर दिया। बीरबल ने जब यह सब देखा तो वे समझ गए कि यह सब नाटक है। वह घर के चौबारे में छुपकर बैठ गए। अब उन्होंने देखा कि पति पत्नी ने लड़ाई रोक दी और अपनी अपनी होशियारी जताने लगे। पति ने कहा, देखा किस होशियारी से मैंने लकड़ी उठाकर चलाई, लेकिन तुम्हें एक भी नहीं लगी। इस पर पत्नी बोली, आपने देखा मैं कितनी चतुराई से चिल्लाई, लेकिन रोई नहीं। यह सुनकर बीरबल से न रहा गया और वह बोले, तुम लोगों ने देखा मैं किस तरह से चौबारे में छिप गया, लेकिन मैं गया नहीं। एक बाल बीरबल की कहानी। एक बार की बात है, बीरबल राजा अकबर के दरबार में देर से पहुंचे। यह देखकर अकबर को बड़ा बुरा लगा। अकबर ने गुस्से से बीरबल से पूछा, सभा में पहुंचने में इतनी देर कैसी हुई? बीरबल ने सर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज मेरा बच्चा रो रहा था तो मैं उसे शांत कर रहा था। यह सुनकर अकबर ने गुस्से से बीरबल से पूछा, क्या एक बच्चे को शांत करने में इतना देर लगता है? इससे यह पता चलता है बीरबल तुम्हें बच्चों को संभालना नहीं आता है। महाराज ने बीरबल से कहा, चलो मैं तुम्हें बच्चों को संभालना सिखाता हूँ।
तुम बच्चे बनो और मैं तुम्हारा पिता बनता हूँ। पूछो, तुम्हें जो भी पूछना है। बीरबल राजी हो गए और शुरू हो गए। बीरबल, मुझे एक गाय चाहिए। अकबर ने तुरंत एक गाय मंगवाया और सैनिक गाय लेकर आ गए। बीरबल ने बच्चे के आवाज में कहा, मुझे इसका दूध पीना है। अकबर ने तुरंत अपने नौकरों को गाय का दूध निकालने के लिए कहा और बीरबल को देने के लिए कहा। बीरबल को दूध पीने को दिया गया। बीरबल ने एक घूंट दूध पिया और कटोरे को दोबारा अकबर के हाथों में पकड़ा दिया और कहा, इस दूध को जहां से आया था वही डाल दो। बीरबल का लौटना। कहानी रिटर्न ऑफ बीरबल, अकबर और बीरबल की रोचक कहानी। एक बार बीरबल को फारस के राजा से उनके शहर कुछ काम के लिए न्योता आया। बीरबल खुशी के साथ वह गए। बीरबल को अच्छा खाना के साथ साथ अच्छे उपहार भी फारसी रजा ने प्रदान किए। शाम को खाना के समय एक ने बीरबल से, एक आमिर व्यक्ति ने प्रश्न किया कि आप फारस के राजा को अपने राजा से कैसे तुलना करते हो। बीरबल ने खुशी के साथ उत्तर दिया, आपके राजा पूरा चांद हैं और हमारे राजा एक चौथाई चांद हैं। यह सुनकर सभी फारसी लोग बहुत खुश हुए। जब बीरबल कुछ दिनों बाद अपने राज्य लौटे तो महाराज अकबर बहुत ही क्रोधित हुए। बोले, तुम देशद्रोही हो, मेरे राज्य से निकल जाओ। यह सुनकर बीरबल घबरा गए और पूछने लगे, मुझसे ऐसी क्या गलती हुई महाराज। अकबर ने उस चांद वाली बात के बारे में बताया जिसके बारे में अकबर को अन्य लोगों से पता चला था। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, नहीं महाराज, मैंने आपको छोटा नहीं कहा था। पूरा चांद हमेशा डूब जाता है जबकि एक चौथाई चांद धीरे धीरे बढ़ता है। मेरे कहने के मतलब है कि फारसियों की ताकत खत्म होने वाली है और आपकी ताकत दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहा है। अकबर को यह जानकर अपनी गलती का एहसास हुआ और बीरबल को दंडित किए हुए चीजों को भूल जाने को कहा। और क्या कढ़ी। अकबर बीरबल की कहानी। एक दिन बीरबल को अपने किसी समधी के घर दावत में जाना था, इसलिए दरबार की कार्यवाही समाप्त होने के पूर्व ही उसने बादशाह अकबर से जल्दी जाने की अनुमति मांगी। अकबर की अनुमति प्राप्त होने के बाद वह दरबार से चला गया। अगले दिन जब अकबर से उसकी मुलाकात हुई तो अकबर दावत के बारे में पूछने लगे। खाना कैसा था, खाने में क्या क्या बना था आदि। बीरबल उन्हें पकवानों के नाम बतलाने लगा। वह उन्हें बता ही रहा था कि एक संदेशवाहक किसी कार्य से संबंधित संदेश लेकर आ गया और फिर दोनों उस कार्य में उलझ गए। दावत और पकवानों की बात वहीं रह गई। इस घटना को हफ्तों गुजर गए। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। अन्य दरबारियों के साथ बीरबल भी दरबार में मौजूद था। अचानक अकबर को याद आया कि बीरबल ने उस दिन कहते कहते अधूरे में ही भोजन की सामग्री का वर्णन छोड़ दिया था। उन्हें बीरबल की स्मरण शक्ति की परीक्षा लेने की सूझी। वे बोले, बीरबल, और क्या। बीरबल फौरन समझ गया कि उस दिन भोजन की बात अधूरी रह गई थी। अकबर उसे ही पूरा करने की गरज से पूछ रहे हैं। उसने तत्काल उत्तर दिया, और क्या, कढ़ी। बस बीरबल की गजब की स्मरण शक्ति देख अकबर बहुत खुश हुए और अपने गले से मोती की माला उतारकर उसे दे दी। दरबारी समझ न सके कि किस रहस्यमयी बात के लिए बीरबल को मोती की माला मिल गई। बहुत सोच समझकर वे इस नतीजे पर पहुंचे कि बादशाह अकबर को कढ़ी बहुत प्रिय है, इसलिए बीरबल को मोती की माला मिली है। उनका जी भी मोती की माला के लिए ललचाने लगा। अगले दिन सबने अपने घरों पर बढ़िया कढ़ी तैयार करवाई। उसे बनाने में किसी किस्म की कमी नहीं की गई। उस दिन सब अपने साथ कढ़ी की हांडी लेकर दरबार पहुंचे। उन्होंने अकबर के सामने अपनी अपनी हांडी रख दी। अकबर को समझ नहीं आया कि उन हांडियों में क्या है। उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्या है इनमें और इन्हें मेरे सामने क्यों लाए हो। दरबारियों ने उत्तर दिया, जहांपना, हम आपके लिए अपने अपने घरों से कढ़ी बनवाकर लाए हैं।
कल आपने बीरबल द्वारा कढ़ी कहने पर खुश होकर उसे मोती की माला दे दी थी। हमें लगा कि आपको कढ़ी बहुत पसंद है, इसलिए आज आपकी सेवा में कढ़ी हाजिर हैं। दरबारियों की बेवकूफी देख अकबर तिलमिला उठे और आवेश में आकर सबको कैद में डालने का हुक्म दे दिया। वे बोले, तुम लोग बस नकल करना जानते हो, दिमाग का सही इस्तेमाल तो तुम्हें आता ही नहीं है, इसलिए तुम सबको यही सजा मिलनी चाहिए। दरबारियों अकबर के सामने नतमस्तक हो गए। वे क्षमा याचना करने लगे। तब अकबर अपना हुक्म वापस लेते हुए बोले, कसम खाओ कि आइंदा बिना समझे बूझे किसी की नकल नहीं करोगे। सबने कान पकड़ लिए कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। बादशाह का नाखून किसी देश के बादशाह का लड़ाई में पैर का अंगूठा कट गया था। उस बादशाह के पास बहुतेरे हकीम इसी काम के लिए नियुक्त किए गए थे कि जब कोई लड़ाई में आहत होता तो हकीम लोग उसका इलाज किया करते थे। हकीमों ने बादशाह के अंगूठे पर फिर से मांस आ जाने का बहुतेरा प्रयास किया, जिससे मांस तो बढ़ आया परंतु नाखून नहीं उगा। इसलिए बादशाह हकीमों पर चिढ़कर उन्हें कैद कर लिया और बेचारों को जेल में बंद रहकर कैद की यातना भुगतनी पड़ रही थी। बादशाह इतना करके भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने बहुतेरे हकीमों को बारी बारी से बुलवाकर अपने नाखून के जमने का इलाज पूछा, परंतु जब वे निरुत्तर रह जाते तब उन्हें तुरंत जेल की हवा खाने के लिए भेज देता। बादशाह की इस निष्ठुरता का समाचार क्रमशः दूर दूर देशों में फैल गया। बेचारे वैद्य हकीमों को बड़ी चिंता उत्पन्न हुई। कितनों ने तो इस पेशे को त्याग कर दूसरा पेशा अख्तियार कर लिया। बहुतेरों ने जंगल पहाड़ों में छिपकर अपनी आत्मरक्षा की। बेचारे रोगी चिकित्सकों के अभाव में तड़प तड़प कर मरने लगे। यह घटना क्रमशः हिंदुस्तान के वैद्यों ने भी सुनी। वे भी डरे और चाहते थे कि इस पेशे की त्याग कर आजीविका उपार्जन का कोई दूसरा मार्ग निकालें। इसी बीच यह बात फूटते फूटते अकबर बादशाह के कानों तक पहुंची। बादशाह को ऐसे अत्याचारों को सुनकर बड़ा कष्ट हुआ और वे अपनी सभा बुलवाकर लोगों से दीन प्रजा की रक्षा का उपाय पूछा। बीरबल बोला, शहंशाह, यदि मैं किसी प्रकार बादशाह तक जा पहुंचूं तो कोई युक्ति लड़ाकर सब कैदियों को मुक्त करा दूंगा। बादशाह ने इस काम को करने के लिए बीरबल को 1 मास की मोहलत दी। बीरबल वैद्य का सा रूप बनाकर उस शहर में जा पहुंचा और गरीबों की मुफ्त दवा करने लगा। धीरे धीरे वैद्यगी का सब सामान भी संग्रह कर लिया। इसकी दवा से बहुतेरे रोगी आरोग्य हो गए, जिस कारण इसका यश नगर में बिजली की तरह फैलने लगा। शहर के कितने रईसों ने बीरबल को परोक्ष में समझाया, इस नगर को छोड़कर बाहर चले जाओ, नहीं तो बादशाह आपको भी कैद कर मरवा डालेगा। बेवजह जान गंवाने से क्या लाभ। परंतु बीरबल ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया। वह बराबर अपना काम दत्तचिंत होकर करता ही रहा। क्रमशः यह बात बादशाह के कानों तक पहुंची। वह तो बराबर ऐसे हकीमों की फिराक में पड़ा ही रहता था। इसलिए दूसरे ही दिन अपना सिपाही भेजकर बीरबल को अपनी सभा में बुलवाकर बोला, हकीम जी, मैंने आपका बड़ा नाम सुना है। यदि आप मेरा भी कुछ भला करें तो मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगा। मेरे अंगूठे का नाखून लड़ाई में कटकर गिर गया है। मैंने उसको फिर से उगाने के लिए बहुतेरे हकीम और वैद्यों की दवाएं की, पर कोई वैद्य यह नहीं कर पाया। यदि आपकी औषधि से लाभ होगा तो मैं सदैव आपका गुणगान करूंगा। बीरबल बोला, बेशक मैं आपका इलाज करूंगा। मुझे इस रोग की दवा मालूम है। उसके लगाने से 5 दिनों के अंतर्गत आपका नाखून फिर से उग आएगा। मेरे गुरु का इस दवा पर बड़ा भरोसा है। उन्होंने मुझसे बतलाया था कि यह दवा कभी व्यर्थ नहीं जा सकती। आप मेहरबानी करके मेरे बतलाने के अनुसार दवाओं का संग्रह करा दीजिए। बादशाह प्रसन्न होकर बोला, हकीम जी, मुझे अब तक बहुतेरे हकीमों से पाला पड़ चुका है, परंतु आपसा अपनी दवा में दृढ़ता रखने वाला एक भी न मिला। बीरबल बोला, यदि परमात्मा सहायक रहा तो मैं आपसे निश्चय पूर्वक कहता हूं कि 3 दिन में फिर आपके नख पहले के समान उग आवेंगे।
हाँ, साथ ही इसके एक बात और है, मेरी दवा के नुस्खे कुछ ऐसे आसान नहीं हैं। उनके एकत्रित करने में बड़ी कठिनता होगी। बादशाह बोला, कोई कठिनता नहीं है। क्या मैं इतना बड़ा बादशाह होकर दवाओं को संग्रह न कर सकूंगा? बीरबल ने कहा, चाहे जो हो, संग्रह करना आपका काम है। मैं तो ऐसा कहता भी नहीं हूं कि आप उसे संग्रह नहीं कर सकेंगे। एक शर्त लिखनी पड़ेगी कि अगर 1 मास के अंतर्गत आप दवाओं का संग्रह न कर सकेंगे तो फिर आपका मुझ पर कोई दावा नहीं रह जाएगा और आपके यहाँ जितने हकीम और वैद्य कैदी है सबको छोड़ देना पड़ेगा। हाँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब कभी आप मेरी दवा मंगवा देंगे मैं बिला उज़्र आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। बादशाह ने अपने मन में अनुमान किया, यह हकीम पहले पहल इस नगर में आया है, इसलिए इसको मेरे खजाने का ज्ञान नहीं है। समझता है कि इतना द्रव्य बादशाह न खर्च कर सकेंगे कि जिससे दवा खरीदी जा सके। भला ऐसी वह कौन सी दवा होगी कि जिसे मैं न खरीद सकूंगा? वह अपने मन में खूब संकल्प विकल्प कर अपने को दृढ़ बनाकर बीरबल के कथनानुसार प्रतिज्ञा पत्र लिख दिया और फिर हकीम से दवा का नाम बतलाने की प्रेरणा की। बीरबल को भीतर भीतर बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने जान लिया कि अब निरपराध हकीम और वैद्यों के मुक्त होने का समय नजदीक आ गया है। हरी इच्छा प्रकट में बादशाह का यह शेर पढ़कर सुनाया। आना नहीं मुश्किल है कुछ नाखून का, फूल गर गूलर के हो वा रोम हो भालू का। उसके उपरोक्त शेर को सुनकर बादशाह अपने दीवान को दोनों वस्तुओं को यथाशीघ्र मंगवाने की आज्ञा दी। दीवान अपने निमक खाए भर परिश्रम करके थक गया, परंतु उसे सफलता न मिली। उधर 1 महीने की शर्त भी पूरी हो गई। बादशाह को लाचार होकर सब कैदी वैद्य और हकीमों को जेल से मुक्त कर देना पड़ा। बादशाह ने कैद से छूटे हकीम वैद्यों को बलवाकर उपरोक्त दवा का गुण पूछा। बीरबल उन्हें पहले ही से सावधान कर चुका था, इसलिए वैद्यों और हकीमों ने बीरबल की दवा की बड़ी तारीफ की। बादशाह को कहीं से बीरबल का छिद्रान्वेषण करने की जगह न मिली, अतएव वह उसे एक उत्तम कोटि का हकीम समझकर उस पर रुष्ट नहीं हुआ। विचारे हकीम कैद से छूटकर उसे बहुत दुआ दी और सभी ने आपस में सहयोग कर अपने प्राणरक्षक को एक अच्छी रकम भेंट दी। बीरबल वहां से चलकर कई दिनों के पश्चात दिल्ली पहुंचा और बादशाह के सामने वहां का समाचार कहकर सुनाया। बादशाह ने बीरबल के बुद्धिमान